हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी लाइन के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है प्लासी का युद्ध के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, कैसी उसकी नींव पड़ी। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम जो है 1760 से लेके 1763 ईस्वी तक शासन किया, बंगाल का नवाब रहा। तो जब मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया गया बंगाल का, तो इस सत्ता परिवर्तन को वेंसिटाट जो है वो क्रांति कहता है। अब चूँकि क्रांति में लोगों की भूमिका रहती है, तो इसमें क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन पीपुल का रोल नहीं है, यानी कि लोगों की कोई भूमिका ही नहीं है। नो चेंज इन गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश अभी भी पीछे से काम कर रहा है, यानी कि जो भी पॉलिटिकल कंट्रोल है वो अभी भी ब्रिटिश के हाथों में है। वो जो चाहेंगे वही मतलब बंगाल का नवाब करेगा, क्योंकि बनाया तो उसी ने है मीर कासिम को। तो इसी के बारे में कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल कंट्रोल है वो ब्रिटिश के हाथों में है, और जो वो चाहेगा वही बंगाल का नवाब करेगा, यानी मीर कासिम करेगा। और लोगों की कोई भूमिका नहीं है, नहीं तो कैसे मीर जाफ़र को हटा के और मीर कासिम को बनाया जाता। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच। अब बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे बक्सर के युद्ध का नींव पड़ा। तो देखेंगे कि जब मीर कासिम जो है जब बंगाल का नवाब बना, तो उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, यानी कि जो कि राजधानी उसकी मुर्शिदाबाद थी, उसने राजधानी परिवर्तित करके मुंगेर स्थापित कर दिया। अब एक क्वेश्चन पूछता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन है कि मुर्शिदाबाद वाला, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया आप सभी को कि जो मुर्शिद कुली खां बनता है बंगाल का नवाब, तो उसने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी परिवर्तित कर देता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम कर रहा है। और दूसरा काम इसने क्या किया कि आर्थिक सुधार के लिए वो लोगों से टैक्स वसूलने लगा। अब आप ही सोचिए कि जब लोगों से टैक्स वसूला जाएगा तो राजकोष में धन होगा, राजकोष बढ़ेगा। जब राजकोष बढ़ेगा तो राजा मजबूत होगा, जायज़ सी बात है। और तीसरा काम उसने किया कि मुंगेर में बारूद की कंपनी स्थापित कर दी। जब ये पहला राजधानी परिवर्तित किया, आर्थिक सुधार किया, तो जो अंग्रेज़ थे वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ज्यों ही तीसरा काम उसने किया कि मुंगेर में बारूद की कंपनी स्थापित कर दी। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से रखिएगा याद। मैं बार बार कह रही, अगर आप कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आप एक दूसरे को लिंक नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और लिंक नहीं कर पाएंगे तो इस तरह आपको याद नहीं हो पाएगा, रटते रह जाएंगे। तो इसी तरह आप इसको ध्यान रखिएगा कि मुंगेर में उसने बारूद की कंपनी स्थापित कर दी। और जब इसने तीसरा काम किया, बारूद की फैक्ट्री वहाँ स्थापित की, तो जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वो अलर्ट हो गए और उन्होंने पूछा मीर कासिम से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मीर कासिम, तुम्हारा दुश्मन कौन है? तो मीर कासिम कहता है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो बस पटाखे बनाने के लिए कंपनी स्थापित किया हूँ। चूँकि बारूद पे कंपनी का एक अधिकार है, ठीक है। इसे बीच में एक काम होता है कि आर्मेनिया का एक व्यापारी मीर कासिम से मिलने या उसके दरबार आता है। तो यहाँ तो कंपनी अलर्ट हो गई है,
जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज़ हैं, वो अलर्ट हो चुके हैं और अपना एक प्रतिनिधि गुप्तचर जो कि मीर कासिम के आसपास रखते हैं कि मतलब वो क्या कर रहा है, उसके एक्टिविटी पे ध्यान रखने के लिए। तो इसी समय आर्मेनिया का जब व्यापारी आता है तो अंग्रेज़ों को ये लगता है, सूचना पहुंचती है तो उनको ये लगता है कि मीर कासिम जो है बिना हमें बताए वो आर्मेनिया से व्यापार कर रहा है। उसने ये फैक्ट्री इसीलिए स्थापित की है, बारूद की जो फैक्ट्री है। तब क्या होता है कि जो प्रतिनिधि थी उसके घर पे धावा बोल देता है। तब वो मीर कासिम जो है वो गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं वेंसिटाट से मिलना चाहता हूँ। तो वहीं मुंगेर में मीटिंग होती है, चूँकि मुंगेर जो है उसकी राजधानी है, वहीं पे मीटिंग होती है वेंसिटाट और मीर कासिम के बीच। तो इस मीटिंग में क्या होता है कि मीर कासिम कहता है कि जो पास है उसको मैं इशू करूँगा। आपने पहले पढ़ा है कि फ़र्रुखसियर जब नवाब बनता है तो उसने 1717 ईस्वी में कर मुक्त व्यापार के लिए अंग्रेज़ों को एक पास इशू किया। तो वही इसमें कहा गया है कि जो पास है, मीर कासिम कहता है कि मैं इशू करूँगा और जब कंपनी और नवाब के बीच झगड़ा होगा तब मेरी बातों को अहमियत दिया जाएगा, मैं उसका सोल ऑफ अथॉरिटी नवाब होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी व्यापार करेगी, तीसरी बात ये होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जितना भी व्यापार करेगी उसका 9% जो है वो नवाब को देना होगा। तो वेंसिटाट जो होता है वो इससे इनकार करता है और कोलकाता काउंसिल लेकर गया। तो कलकत्ता काउंसिल यानी कि परिषद, वो कहता है कि नवाब तो तुमको हमने बनाया है, तो तुम अपने मन से सब काम कर रहे हो, आर्मेनिया का व्यापारी बुला रहे हो, बारूद की फैक्ट्री स्थापित कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1763 ईस्वी तक मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच जो है छिटपुट झगड़े होते रहते हैं। फिर वो दौर आ जाता है कि जब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध होता है। तो क्या होता है कि जो मीर कासिम है वो भागकर अवध जाता है। अवध का नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला। और उस समय वहाँ पे मुग़ल सम्राट जो है शाह आलम सेकंड पहुँचा हुआ है। तो इन तीनों का गठबंधन होता है, बंगाल का नवाब मीर कासिम और शुजाउद्दौला अवध का नवाब है और मुग़ल बादशाह या सम्राट है शाह आलम सेकंड। इन तीनों का गठबंधन होता है और इन तीनों और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, ये क्वेश्चन बनता है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश ने हेक्टर मुनरो ने इसका प्रतिनिधित्व किया था इस लड़ाई का, बक्सर के युद्ध का। तो इसी को हम देखेंगे। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध का कारण क्या था उसको भी हम जान लेते हैं कि क्यों युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। तो देखेंगे कि कंपनी की लालच थी, उनका अत्यधिक लाभ कमाना, मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करना, राजनीतिक कंट्रोल करना, पॉलिटिकल कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें थीं, उनकी लालच थी। और दूसरा कारण था कि बंगाल के नवाब के ऊपर दबाव डाला उसने कि तुम जो भी करोगे, हम जो चाहेंगे वही तुम कर सकते हो, अपने मन से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसी समय क्या हुआ कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ है, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो मीर जाफ़र है उसका तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया, और जो शुजाउद्दौला है अवध का नवाब और जो शाह आलम सेकंड है जो कि मुग़ल बादशाह है, उन दोनों से और ब्रिटिश जो है इन सब के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। जब ये युद्ध ख़त्म हो जाता है तब जो क्लाइव है उसको बुलाया जाता है और जब वो आता है तो वो इलाहाबाद की संधि करता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव जो है 1765 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया और इलाहाबाद की संधि किया। इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा
तो 12 अप्रैल 1765 ईस्वी को शाह आलम सेकेंड और क्लाइव के बीच संधि होती है, और 16 अप्रैल 1765 ईस्वी को जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, उसके बीच इलाहाबाद की संधि होती है। तो ये पूछता है कि 12 अप्रैल 1765 ईस्वी को किसके बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि शाह आलम सेकेंड है, और जो बंगाल का नवाब बनता है दूसरा निजाउद्दौला, नीचे होगा निजाउद्दौला, बंगाल का नवाब बनता है वो, और क्लाइव, इन दोनों के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी जो है कंपनी को दे दी गई, और शाह आलम सेकेंड को वार्षिक पेंशन 26 लाख रुपए दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा, पूछता है कि इसमें शाह आलम सेकेंड को वार्षिक पेंशन कितना मिला, तो 26 लाख रुपए दिया गया। और कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है शाह आलम सेकेंड से लेके, जो कि अवध का नवाब था, उससे लेके कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। और इसका देने का कारण था कि इलाहाबाद जो है रणनीतिक महत्व था, इस वजह से कि जब कंपनी जो है उत्तर की तरफ व्यापार करने के लिए जाएगी तो गंगा नदी से होकर जाएगी, तो कोई रुकावट न रहे, इस वजह से उसको दे दिया गया सेफ करने के लिए। अब हम देख लेते हैं। और इसमें फिर क्या हुआ कि जो बंगाल है उसमें द्वैत शासन लागू करता है रॉबर्ट क्लाइव। अब देख लेते हैं कि 16 अप्रैल 1765 ईस्वी को जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच संधि होती है इलाहाबाद की, तो उसमें क्या होता है कि अवध में कंपनी की सेना रखी जाएगी। क्लाइव ने बोला कि हम तुम्हारे राज्य को कब्जा नहीं करेंगे, मतलब विलय नहीं करेंगे, हम मतलब सहायक संधि उसने किया कि मैं तुम्हारे अवध में, मतलब अवध में मैं कंपनी की कुछ सेना रखेगी जिसका खर्च बर्च जो है तुम ही दोगे, और अवध में कंपनी मुक्त व्यापार करेगी, बिना टैक्स के, टैक्स फ्री व्यापार करेगी, और चुनार दुर्ग पर अंग्रेज का नियंत्रण रहेगा। ये सब उसने किया। यानी अब आप देखिए कि वो जीत, इसको कब्जा नहीं कर रहा है, इसका विलय नहीं कर रहा है अवध का, वो बस सहायक संधि कर रहा है कि मतलब अवध जो है वहाँ पे कंपनी कर मुक्त व्यापार करेगी, और वहाँ पे अवध में अवध के नवाब के खर्च पर ही अंग्रेज़ों की सेना रखी जाएगी, और जो चुनार दुर्ग है उस पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण रहेगा। तो आप भी सोचिए कि वो क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा है अवध को, वो क्यों विलय नहीं कर रहा है। तो ये देखेंगे कि आप इस तरह अवध है और इस तरह मराठा थे, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं विलय कर रहा है क्योंकि अगर अवध को अगर वो विलय कर लिया तो उसका सामना सीधे मराठा से होगा, ठीक है। तो मराठा चूँकि बहुत मजबूत हैं, अगले वीडियो में अगर हम पढ़ेंगे जब मराठा को, तो हम बताएंगे कि जो मराठा शक्ति है इतनी मजबूत है कि जो मुग़ल सम्राट हैं उनको पद से हटा रही है और उनको पद पे बना भी रही है। तो आप सोचिए कि वो कितनी पावरफुल है। इस वजह से वो डायरेक्ट अभी सामना नहीं करना चाहते थे, अंग्रेज़ जो हैं मराठों से डायरेक्ट सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए कंपनी जो है अवध के साथ सहायक संधि करती है। और इसमें क्या हुआ कि युद्ध क्षेत्र, मतलब युद्ध में जो क्षति हुई है, अवध से कहा गया, अवध के नवाब से कि युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है, अंग्रेज़ों ने कहा उसका हर्जाना तुम भरोगे। यानी कि उसने 50 लाख रुपए दिया। अवध का नवाब जो था उसने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। अवध को बफर स्टेट
अवध को बफर स्टेट है, मराठों के से सीधा सामना अंग्रेज बचना चाहते थे। हाँ, ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि अवध जो है उसको एक बफर स्टेट बनाया, क्योंकि जिससे वो मराठों से सीधा सामना न कर सकें, वो बच सकें, क्योंकि अगर कुछ भी लड़ाई होगी तो अवध के नवाब ही करेंगे। इस वजह से ये रहा आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।